Hey hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. जो देखिए ये 2025 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर, राइट? एंड आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ लॉजिक्स, ठीक है, राइट, सो कॉल्ड एज एलिमिनेशन टेक्निक्स। एंड कैसे देखिए अगर आप एक रैशनल माइंड के साथ पेपर को सॉल्व करते हैं, सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल, है ना। एंड इसके अंदर देखिए मैंने बहुत सारे ना, आप ऐसे कह सकते हो, जहां जहां पे सम काइंड ऑफ ट्रिक्स या सम काइंड ऑफ वो लगेगा बिल्कुल रैशनली, एंड प्लस जहां जहां पे जो फेल करेगा वो सब मैंने यहाँ पे बताया गया। एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट वन। पहले हम यहाँ 1 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन 1 to 50 to 100 नेक्स्ट में करने वाले हैं। एंड देखिए ये पार्ट है हमारी जो अनुसंधान सीरीज है, ठीक है, उसका पार्ट होने वाला है। एंड सो सिंपली अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो इट्स जस्ट कॉस्ट ऑफ यू कैन से पिज्जा, ठीक है, राइट। एक आउटिंग का पार्ट है आपका 1000 रुपीज का, सो यू कैन जस्ट गो। एंड इसके अंदर हम लोग सी ए पी एफ सी डी एस सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और ये सभी के सभी टेक्निक्स कैसे वर्क करती है, क्या लॉजिक है, ठीक है, कैसे रिसर्च करनी है, ठीक है, वो हम करने वाले। सो प्लीज गो एंड एनरोल इट, ठीक है। एंड चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो 2025 का आपके सामने आ रहा है, एंड इसको देखिए हम डिस्कस करते हैं, एंड देन आई विल आल्सो टेल यू अगर कोई ट्रिक चलती है या नहीं, ठीक है। चलिए तो पहले द आइडिया इज कि वी विल बी ट्राइंग टू सॉल्व इट बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज देन वी कैन मूव अहेड एंड सी अगर कोई टेक्निक लगती है, ट्रिक लगती है नहीं, या ट्रिक फेल करती है नहीं, ठीक है। चलिए, सो विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग, और चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब देखिए सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए, यूपीएससी ने जब भी आपसे ना, ठीक है, पूछ लिया गया बॉन्ड, ठीक है, स्टॉक, ठीक है, हेज फंड, वेंचर कैपिटल और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो ऑटोमेटिकली दीज टॉपिक्स बिकम इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ठीक है। ये चीज होता है, आज का ऑप्शन कल का क्वेश्चन बन सकता है। आज हेज फंड ऑप्शंस में है, टुमारो इट माइट बिकम अ क्वेश्चन। सो सबसे पहले देखिए आपको क्या काम करना है ना, अनुसंधान का मतलब क्या है, अनुसंधान मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अनुसंधान करना है तो आपको हेज फंड्स पे 2-3 लाइन पता होनी चाहिए, वेंचर कैपिटल पे भी 2-3 लाइन पता होनी चाहिए, बॉन्ड्स पे स्टॉक्स पे पता होनी चाहिए, है ना। अब यहां क्वेश्चन पूछा गया ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड पूछा गया, ठीक है। अब अगर देखिए आपको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड नहीं पता, ठीक है, तब तो देखिए ये क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। आप कोई भी अगर कुछ नहीं आइडिया है तो आप मुश्किल है आप मार पाए, ठीक है, राइट। बट जनरली देखो यहाँ पे क्या देखा जाता है, मैं आपको फिर भी यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जब ये 4 ऑप्शंस वाले इस टाइप से आते हैं जनरली, ठीक है, अगर इसमें करना होता है तो जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड कि इसका जो आंसर होता है जनरली इवन वालों में होता है, ठीक है। या तो वो देखो ओनली 2 देते हैं, या वो चारों सही होते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है, राइट। बट मैं इसको अभी यहाँ सपोर्ट नहीं करता, ये आप यहाँ पे ना अप्लाई करें, और सिंपली, ठीक है, आप क्या करें यहाँ पे इसको, अगर आप क्वेश्चन को नहीं आता तो आप स्किप कर दो। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड है, ये होता है। एंड बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। बट हमें यहाँ से क्या सीखना है, हमें यहाँ से नॉलेज लेनी है, ठीक है। हमें यहाँ से जाके, ठीक है, अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को जाके पढ़ना है, बताना है कि इट रिफर्स टू एनी फंड दैट इज established or incorporated in India which is a privately pooled investment vehicle, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, that collects fund from sophisticated investors, not everyone can invest in alternative investment fund, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड देन ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी जगह पे, तो दिस इज व्हाट इट इज। एंड हु रेगुलेट्स ऑल दिस, तो ये सेबी करता है। एंड सेबी ने देखिए 3 कैटेगरी के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पे बना रखे, ठीक है, राइट। एंड जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव फंड है, अब देखिए दिस इज व्हाट इज रिसर्च, जाके देखो, है ना, ठीक है। यहाँ पे फोकस इज ऑन नेशन बिल्डिंग, सोशली डिजायरेबल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। और इसके अंदर आपका वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई का फंड होता है, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड, तो दीज ऑल आर कैटेगरी 1, है ना, ठीक है। एंड यहाँ पे रिस्क रिलेटिवली लोअर होता है। सेकेंड कैटेगरी आता है आपका ग्रोथ एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, फोकस किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मॉडरेट रिस्क होता है, एंड यहाँ पे जनरली यू विल सी सेबी का स्टैंड है न्यूट्रल है, ज्यादा कोई इंसेंटिवाइज नहीं करता कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, ना ही वो रोकता है, ठीक, ठीक है। एंड दैट इंक्लूड्स डेब्ट फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ठीक है। तो ये होते हैं कैटेगरी 2 में, ठीक है। एंड देन कम्स कैटेगरी 3, जो कैटेगरी 3 हाई रिस्क होता है, ठीक है, बट यहाँ हाई रिटर्न भी होता है, ठीक है। एंड सेबी इसके लिए देखिए क्लोजली से मॉनिटर करता रहता है,
ठीक है। एंड यहाँ पे हेज फंड्स आते हैं, तो हेज फंड्स आर पार्ट ऑफ कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो अगर अब देखो कल को आपसे और डीप पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड थर्ड, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। बट अभी सिर्फ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पूछा गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज R&D, कि मैंने यहां पे क्या कर लिया सर, मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं पढ़ा, मैंने जाके उसके वेरियस टाइप्स को पढ़ा और इसके मैंने यहाँ पे एक एक दो दो लाइन के शॉर्ट नोट्स बना लिए, है ना। तो वेंचर कैपिटल किस में आता है, कैटेगरी 1 में आता है। प्राइवेट इक्विटी आता है कैटेगरी 2 में आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी, डेब्ट फंड्स, ये सब कैटेगरी 2 में आते हैं। एंड हेज फंड आता है। ठीक है, एंड द फंड्स यूज फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये सब चीजें दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ कैटेगरी 3। और यहाँ पे हाई रिस्क वाली चीज होती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द हाई रिस्क हाई रिटर्न रिवॉर्ड वाली चीज होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप क्या है यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हेज फंड, अब हेज फंड को भी जाके देखिए पढ़िए, है ना। दिस इज व्हाट इज अनुसंधान। ठीक है, तो हेज फंड में क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है कैटेगरी 3 का फंड होता है। अभी हमने देखा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 है। इट पूल्स मनी फ्रॉम हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, यानी क्या यहाँ पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, क्या हम लोग कर सकते हैं, हम गरीब आदमी नहीं करेंगे भाई। हाई नेटवर्क इन्वेस्टर से ये लोग पूछ करते हैं, एडवांस एंड रिस्की स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं, हाई रिटर्न होते हैं, बट क्या होता है, ठीक है, आप देखोगे बट खतरा भी है ना। सो जनरली यहाँ पे लेवरेज मनी का यूज किया जाता है, बोरोड मनी का यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, एक्सेट्रा। एंड दिस इज नॉट मेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के ये चीज नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब हेज फंड ना म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है, तो देखिए हेज फंड अभी हमने देखा हाई नेटवर्क इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, जबकि म्यूचुअल फंड हम जैसे रिटेल अदर के लिए होता है। यहाँ रिस्क हाई होता है, यहाँ लोअर होता है। ठीक है, यहाँ लेवरेज अलाउड होता है, यानी बोरोड पैसा अलाउड कर सकते हैं, यहाँ मोस्टली दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ रेगुलेशन लाइट होता है, यहाँ हैवी रेगुलेशन होता है म्यूचुअल फंड में। ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 में आते हैं, ये म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन में आता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, दैट इज वाई क्या है यहाँ पे आपका, ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी हेज फंड एंड वेंचर फंड। ठीक है, और अगर पूछा जाए कैटेगरी 1 में कौन सा आता है, तो इट विल बी वेंचर फंड। ठीक है, और कैटेगरी 3 में कौन सा आता है, तो हेज फंड। तो ये चीज ध्यान रखना, तीनों का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज हाउ यू डू, यू कैन से रिसर्च एंड अनुसंधान आपको करना है, तो एक एक लाइन में आप इससे जाके बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखिए 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन की जो डेविल्स ट्रिक है, ठीक है, ये चलती है कि भैया अगर 2 ऑप्शन में, जनरली देखो ये देखा जाता है, ठीक है, कि ये सब क्या है, 2 ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन वाले, तो जनरली यहाँ पे 2 ओनली होता है। अभी हम आगे देखेंगे, आगे भी ये सही जगह लगती है। तो यहाँ आप इस स्ट्रेटेजी से मार सकते थे, ठीक है, अगर नहीं आता था, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप नॉलेज बेस पे करो। नेक्स्ट, अब ये आ गया, ठीक है, कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द RBI। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, बहुत घिसा पिटा सवाल है। सो मैं कैटेगराइज भी करूंगा, दिस आई फील इज एन इजी क्वेश्चन, आप देख लो। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो यस, ठीक है, जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह करता है तो उस पर इंटरेस्ट परसेंटेज मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, अगेन, ठीक है, पैसा, करेंसी की वैल्यू घटती है बढ़ती है तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 1 2 तो है, ठीक है, तो इसके होती है, तो 1 2 होगा, तो ये भी काट दो और ये भी काट दो। ठीक है, अब मुझे देखना है फिफ्थ है या नहीं। ठीक है, प्रिंटिंग नोट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, अब ये अगर आपने पढ़ा है तो सिंगुरेज इसे बोलते हैं, सिंगुरेज या ये बोलते हैं। सो ये भी देखे सही है कि वो 100 रुपए का नोट प्रिंट करता है, बट उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 3 रुपए, तो 97 रुपीज हो गया उसका प्रॉफिट, है ना। सो दिस इज ऑल्सो राइट, है ना। एंड आप देखोगे पेंशन फंड इसका काम नहीं है मैनेज करना, प्राइवेट कंपनीज को तो लेंड करता ही नहीं RBI। तो फोर्थ तो बिल्कुल गलत हो गया, तो फोर्थ को आप इससे भी काट सकते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 एंड 5, दैट इज डी। अब देखो यहां से सबसे पहले नॉलेज क्या बढ़ी, कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिग्न्योरेज। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द करेंसी एंड इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जो कि एक वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ RBI का इनकम है। ठीक है, अब जैसे अभी हमने देखा कि 100 का नोट को 3 रुपए में बनाता है, बट 100 रुपए में वो मार्केट में निकालता है, तो 97 इसका प्रॉफिट हो गया। अच्छा, एक चीज और, अगर मैंने एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग कर दिया, नहीं है एक्सेसिव हाई सिग्नोरेज हो गया। सो हाई सिग्नोरेज की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, बिल्कुल मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। तो कल को पूछा आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ हाई सिग्नोरेज। ठीक है, हाँ है ना, इन्फ्लेशन आ सकता है, और ज्यादा कर दिया तो क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है। तो ये एक खतरा भी है।
ठीक है। अच्छा, दिस इज डन, नॉलेज वाइज हमने कर लिया, डन। बट यहां पे पता है दोस्त एक ट्रिक भी चलती है, एंड डेविल्स ट्रिक देखो क्या होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिक ऑफ एनालाइजिंग द ऑप्शंस। देखो क्या होता है, ठीक है, जनरली ये यूपीएससी के ऑप्शंस में देखा गया। नाउ अगेन आई एम सेइंग इट विद अ पिंच ऑफ, ठीक है, मतलब आप समझो जनरल जनरल, ठीक है, कि जब भी कोई चीज ना बहुत रिपीट कर रही होती है ऑप्शन में तो वो सही होता है। सपोज करो यहाँ पे वन 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 कितनी बार दिया हुआ है, वन दिया हुआ है 3 बार, ठीक है। टू 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 कितनी बार दिया हुआ है, टू भी दिया हुआ है 3 बार, ठीक है। फोर कितनी बार दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, थ्री कितनी बार दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है सिर्फ 2 बार, है ना यहाँ पे, ठीक है। फोर कितनी बार दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है आपका सिर्फ 2 बार, है ना। फाइव कितनी बार दिया हुआ है, फाइव कितनी बार दिया हुआ है, वो भी 2 बार दिया हुआ है। तो आप देखो जनरली वन एंड टू क्या है, 3 ऑप्शन में रिपीट कर रहा है, सो द चांसेस इज कि वन एंड टू वाला जनरली सही होगा, ठीक है। तो ये आप काट सकते हो 1 and 2, एंड सिमिलरली 1 and 2 वाले ऑप्शन में देखो तो 1 2 1 2 है ना, आप जानो। तो इससे मैं 2 ऑप्शन तक तो देखो ले आया हूं, एंड वंस आई ब्रॉट इट डाउन इनटू 50%, सो अब ये क्वेश्चन मुझे हर हालत में करना ही करना है, हर हालत में करना ही करना है ना, क्योंकि 50% क्वेश्चन के अगर आप तुक्का भी मारोगे, अक्कड़ बक्कड़ भी लगा के करोगे, स्टिल नेट आपका पॉजिटिव हो। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, जनरली इट इज सीन, है ना, ठीक है, डन। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, और आपसे पूछा गया है कि मैच करना है, ये है क्या है कैसे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, डेविल स्ट्रिक भी बताऊंगा और नॉर्मल तरीके से। अब देखो ईडी, देखो सबको पता है यार, ईडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। तो ये कट गया, ये कट गया, तो ऑल थ्री नहीं होगा, ठीक है। एंड वी नो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, रेवेन्यू रेवेन्यू एनफोर्समेंट ऑफ कस्टम्स और ये सब चीजें देखो रेवेन्यू का पार्ट लग रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये काफी हद तक देखो मैच कर रहा है, ठीक है, कि भाई कस्टम वगैरह के लिए, रेवेन्यू वगैरह के लिए करते ही होंगे, है ना। ठीक है, तो ये भी सही है, इसका मतलब नन कट गया। अभी मेरी सिर्फ नॉलेज कह रही है, ठीक है। तो अब मैं ये कर रहा हूं क्योंकि ए का पार्ट है एंड बी का पार्ट है, अगेन 50% हो गया, मैं करूंगा करूंगा सर, ये सही है। और मेरी नॉलेज कहती है ईडी हम हमेशा से पढ़ते हैं, ईडी का आपका रेड हो गई, ईडी रेड हो गई, हर कोई सीरियस स्टूडेंट देखिए पढ़ता है। देखिए एक चीज मैं आपको साफ बताता हूँ, चाहे जितनी भी ट्रिक्स और ये जितना भी इलिमिनेशन का आप सुनते हो ना भाई, जब तक दोस्त नॉलेज नहीं है ना, आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। देखो ये चीज मैंने आपको नॉलेज से एलिमिनेट करी, अगर मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे भाई ईडी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, मुझे नहीं पता है, तो मैं कभी नहीं कर पाता, है ना। तो ये चीज मैं श्योर हूं कि नॉलेज से एलिमिनेट करा, तो देखो अब मैं ये चीज तो श्योर हो गया सर, ऑल थ्री किसी हालत में नहीं होगा, मेरी नॉलेज कह रही है, एंड नॉलेज इज सुपीरियर टू ऑल, इसकी सुपीरियोरिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो अल्टीमेट रियलिटी, ये ट्रिक वगैरह तो सब बाद में बनी है ना, ठीक है। अच्छा, देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट, पहले मैं बताता हूं मैंने कैसे करा, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट, अब मैंने कहा डेटा मैनेजमेंट आ रहा है, ठीक है, एंड कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह। अब ये डेटा वेटा करा हुआ, मैंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में तो नहीं आता होगा, डेटा वेटा का किसी और मिनिस्ट्री में होगा, मैंने काट दिया। और ऐसे केस में देखो मुझे नहीं भी पता होता, मैं स्टिल वन ही लगाता हूं। अब देखो क्यों, यहां पे चलती है, यहां पे चलती है द डेविल ट्रिक, डेविल ट्रिक दैट ऑफ द 3 ऑप्शन। देखिए 3 ऑप्शन में जनरली क्या होता है, 3 टाइप का होता है। तो जनरली यूपीएससी में देखा गया है कि ये मैट्रिक्स मैच दिया हुआ है, ए का मैच हुआ है सी से, बी का मैच हुआ है ई से, और सी का मैच हुआ है लेट से डी से, तो ऐसे दिया हुआ है। तो जनरली पता है यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शन सेटिंग में मैं बता रहा हूं जनरली क्या करता है, इट इज सीन कि यूपीएससी जनरली 3 ऑप्शन में इसका इसमें कर देता है, इसका इसमें कर देता है, या फिर इसका इसमें कर देगा, इसका इसमें कर देगा, तो एक वाला सही होता है, 2 वाले गलत होते हैं। तो इस केस में ए आंसर में लगा था, ठीक है। जब अगर मैं 1 और 2 में फंसता हूं और 3 ऑप्शन वाले होते हैं, तो डेविल ट्रिक इसकी ऐसे चलती है, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे ये सवाल तो करना ही करना है, क्यों सो मत सर, क्योंकि देखिए मैं 50% तक तो ले आया हूं, 50% पे ले आया तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरी नॉलेज से मैं ले आया 50% पे। अब मुझे यहाँ पे डेविल स्ट्रिक देखिए, तो जनरली इट इज सीन कि ये ऐसे करते, इधर वाले इधर करते, इधर वाले इधर, या कोई दो ऐसे ऐसे होगा, तो ये सही हो जाएगा।
और यहाँ तो आपसे एग्जैक्ट पेयर थोड़ी ना पूछता है, यहाँ तो ओनली वन है, यहाँ तो और अच्छा है। अगर वो एग्जैक्ट पूछ लेता वन ओनली, वन टू ओनली, तो और फंस जाता। बट यहाँ तो ओनली वन है। हो सकता है अगर ये ऐसे ऐसे मैच हो तो भी आंसर सही हो जाएगा, हो सकता है ऐसे ऐसे मैच हो तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो ओनली वन इसका सही जवाब है। ये चीज देखिए गलत है। एंड यू विल बी सरप्राइज जब मैंने ये जाके देखा, ठीक है, जब मैंने जाके पढ़ा, तो एक्चुअली में जो ये डेटा मैनेजमेंट का काम है ना, इसके लिए एक सेपरेट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट को बनाया गया है, ठीक है ना, ठीक है। सॉरी, ये जो डेटा मैनेजमेंट का काम है इसके लिए अलग से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट बनाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। तो एक्चुअली में जो ये काम जो दिया हुआ है, ये काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट का नहीं है, ठीक है। ये काम के लिए अलग से बनाया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, ठीक है। और ये वाली जो चीज है, ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ डेटा मैनेजमेंट एक्सेट्रा, जो मैं सोचा था किसी और में होगा, नहीं, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है। बट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिंग ऑफ सिस्टम, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू कैन से कंप्यूटर फैसिलिटीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ऑटोमेशन इन सब पे ज्यादा करेगा, है ना, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट है, ठीक है, ये इसी में ही आता है, बट इसका ये फंक्शन नहीं है। ये वाला जो फंक्शन है उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है, ठीक है, विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंदर, एंड ये आपको हाईली इंटेलिजेंट इनपुट्स देता है फॉर कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स, जिससे आप बेटर टैक्स फॉर्मुलेशन और टैक्स इवेजन को रोक सकते हो, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर इसके लिए अलग से, जबकि ये इसी में ही आता है, ठीक है। और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही आता है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। बाकी देखिए जो ईडी है, ये आप सबको पता है, ईडी कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड जो सेकंड देखिए करेक्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आपके कस्टम ड्यूटी एविजन वगैरह को देखता है अंडर द कस्टम एक्ट, ठीक है। एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। सिमिलरली, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एक अलग से जो बॉडी बनाई गई है, ठीक है, एक न्यू विंग, ठीक है, बनाया गया है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये वर्क करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अंडर, ठीक है। एंड ये भी ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ऑल्सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बट इसका काम है टैक्स एविजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन की ट्रिक क्या है जनरली, जो मैंने आपको बताई है। अगर जनरली 3 ऑप्शन दिए होते हैं मैट्रिक्स मैच में, ठीक है, राइट, ऐसे आपको दिए हैं, तो जनरली इट इज सीन, जनरली यूपीएससी ऐसे कुछ ना कुछ करता है, या ऐसे कुछ ना कुछ करता है, तो उसकी वजह से एक सही होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और आगे हम देखेंगे ये ट्रिक काफी जगह सही बते। देखो मैं एक चीज ध्यान रखता, ट्रिक्स वोंट वर्क एवरीवेयर, ठीक है, ध्यान से सुनना, इट वोंट वर्क एवरीवेयर बट नेट हमें पॉजिटिव देती है, ठीक है। दूसरा, लगाना तो फिर एक साथ लगाना ट्रिक, ऐसा नहीं है कुछ क्वेश्चन में लगा दी कुछ क्वेश्चन में नहीं लगाई, ये मत करना, ये मत करना, ठीक है। हमें नेट पॉजिटिव देखना है। अगर आपने सपोज करो एक क्वेश्चन सही कर दिया, आपको +2 मिल गया, अब नेक्स्ट 3 भी अगर आपके गलत हो गए, 3 भी अगर आपके 0.66 हो गए, स्टिल यू विल बी ऑन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, तब आप कहीं न्यूट्रल हो गए, तब भी डेंजरस नहीं है। 4 अगर गलत हो गए, तब आपको नेगेटिव मिलेगा 0.33। तो भाई अगर एक भी सही लग गया है तो आपको +2 मिल गया। अब सपोज करो आपने 7 क्वेश्चन में लगाई, मैं तो कह रहा हूं 2 ही सही मिल गया सिर्फ, है ना, ठीक है, 2 ही सही मिल गया, स्टिल यू विल बी ऑन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है। 3 अगर सही मिल गया, सपोज करो 3 सही मिल गया, 4 गलत हो गए, सपोज करो, ठीक है, तो आपका अच्छा खासा पॉजिटिव स्कोर बढ़ जाएगा। सो द एडवांटेज ऑफ द ट्रिक्स इज कि आपका नेट पॉजिटिव बन रहा है या नहीं, ये देखो, देन आप ये तुक्कमबाजी करो, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी में जनरली गलत होती है। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज, पहला तो आपको यहीं पे कान खड़े हो जाने चाहिए, ऑल द लिस्टेड कंपनीज की सारी लिस्टेड कंपनीज को ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको काटता, एंड इन इंडिया, a company submitting its BRSR
makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. Largely. Now this is a very general word. ठीक है, यूपीएससी स्टेटमेंट क्या, क्यों देखो यूपीएससी का एग्जामिनर का माइंड पढ़ो, एग्जामिनर चाहता है कि मेरा स्टेटमेंट हर हालत में सही हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं इन कीवर्ड्स को लगा दूंगा, लार्जली, जनरली, ओपनली, कैन बी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका नाम आकाश, सो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, आकाश कैन टॉप दिस एग्जाम, ट्रू। आकाश विल टॉप दिस एग्जाम, फॉल्स। यही चीज है। अब द मोमेंट ये कर देता कि दिस रिपोर्ट मस्ट बी नॉन फाइनेंशियल, तब मस्ट में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि एक भी ऐसा एलिमेंट हो गया जो कि नॉन फाइनेंशियल नहीं हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट जब लार्जली वर्ड डाल दिया तो अब लार्जली तो अनडिफाइंड है, ठीक है। सो व्हाई दिस इज अनडिफाइंड? बिकॉज इट वांट्स कि आप लोग ये क्वेश्चन को चैलेंज ना करो कोर्ट में, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन चैलेंज हो गया, किसी ने दिखा दिया कि सर देखो ये तो फाइनेंशियल की बात करता है और ये तो नॉन फाइनेंशियल पूछ रहे हैं, तो यूपीएससी बोलेगा सर हमने तो लार्जली बोला था ना, लार्जली में तो वो आता है ना। सो एग्जामिनर ऑलवेज वांट्स टू प्ले सेफ, क्योंकि देखो ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना इज अ टास्क। बहुत बात है कि बच्चे यूपीएससी को गाली देते हैं, अरे इट कैन नॉट फॉर्म द क्वेश्चन, ये है वो है। भाई ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। अब जब ऑब्जेक्टिविटी आपकी इसमें है ही नहीं, जब ऑब्जेक्टिविटी आपके में है ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बंदा आके बिल्कुल साइंटिफिक क्वेश्चन बनाए? ये 2+2 थोड़ी ना है कि हर बार 4 होगा। इसीलिए यूपीएससी के खुद के क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं, ठीक है। तो इट वांट्स कि भैया मेरे क्वेश्चन सही हो, तो इसीलिए वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगाता है, इसीलिए वो जनरल स्टेटमेंट्स लगाता है जो कि बिल्कुल गलत हो और बिल्कुल सही हो। आंसर है यहाँ पे बी। अच्छा, दूसरा, यूपीएससी का ना यहाँ पे एक हैबिट देखा गया, वो जनरली बॉडीज को हेरा फेरी करता है। अब आप खुद बताओ, ये लिस्टेड कंपनीज और ये कंपनीज का गेम तो भैया सेबी के हाथ में, आरबीआई क्यों ये करेगा? वाई वुड आरबीआई इंटरवीन इन कंपनीज? चलो अगर बैंकिंग होता तो मैं फिर भी देखता, भाई आरबीआई एमएसएमई, बहुत सारी एमएसएमई भी लिस्टेड है, उनसे क्यों बोलेगा? भाई आरबीआई के पास ये काम है क्या? ठीक है, तो यहां जो गेम एक्चुअली खेला है सेबी ने खेला है। एंड प्लस आप देखो जो मैं बोल रहा था, ठीक है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज एंड नॉट ऑल, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, और ये यूपीएससी ने पहले भी खेला है। अभी हम देखेंगे 2022 में दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन कि आरबीआई रेगुलेट करता है हमारे यहां पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, नहीं, उन्होंने बॉडी खेली थी, सेबी रेगुलेट करता है। सो इस तरीके से आरबीआई को सेबी, सेबी को आरबीआई से, इट हैज दिस हैबिट कि सर क्या है ये बॉडी पे तो नहीं खेला गया? क्योंकि देखो एग्जामिनर को अगर गलत बनाना है तो वो यही बना सकता है कि या तो मैं ये बॉडी को गलत कर दूं, या तो मैं कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट को गलत कर दूं, बस आंसर आ गया, है ना। सो दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीम एंड जनरल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत बार यूज होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो यूज की जाएगी। जनरल स्टेटमेंट्स आर राइट एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और लॉजिक मैंने बता दिया, ठीक है। यूपीएससी वांट्स कि भैया हमारे क्वेश्चन को एग्जाम में चैलेंज ना किया जाए, है ना, बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग एंड इन रूरल एरियाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, एनी टैक्स, एक पैसे का टैक्स नहीं लगेगा। सोचो ना, पोल्ट्री पे, ना वूल रियरिंग पे, ठीक है, प्लस अलाइड एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर प्लस अदर एक्टिविटीज कोई अलाइड बोलते हैं, तो ऐसे तो फिर मैं सब बोल दूंगा कि सर ये तो ये अदर का पार्ट हो गया, अलाइड का पार्ट हो गया, अगर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे तो मैं बहुत सारा टैक्स चोरी कर सकता हूं, तो ये तो गलत है। हाँ, कम लग सकता है, बट एनी टैक्स, लिटरली जीरो टैक्स, जीरो टैक्स। आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी? इंडिया में भाई एफडी पे तो टैक्स लगाते हो, पेंशन पे तो टैक्स लगा रहे, जीरो टैक्स, ठीक है। बस सर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहीं काट दो, और यहीं काट दिया, जैसे ही काट दिया, ठीक है, आंसर आ गया डी, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। और सेकंड देख लो, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट अंडर द इनकम टैक्स, तो यस, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है
उस पे नहीं लगता टैक्स। ये हम लोगों ने देखा था, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगता, बट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पे नहीं लगता सर, ये गलत है। तो ये चीज सही होगी बस। देखा, अगेन आई सॉल्व दिस यूजिंग व्हाट, आई सॉल्व दिस यूजिंग अ डेविल्स ट्रिक, है ना। तो यहां पे भी क्या लगती है दोस्त, इस क्वेश्चन में भी आपकी क्या है, ठीक है, ट्रिक लगती है, ठीक है। और ट्रिक क्या, आई वुड से दिस इज अ कॉमन सेंस। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है, आप मुझे बताओ, ठीक है, फ्रॉम एनी टैक्स, एनी टैक्स, ऐसा तो नहीं होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज ज्वाइंड द एमएसपी एज अ मेंबर, इंडिया इज अ resource rich country in all the 30 critical minerals that it has identified। अब देखो, अब खुद देखो भाई, अगर इंडिया इतनी रिसोर्स रिच है तो क्यों इंपोर्ट मांग रहे हो चाइना से, प्लस ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब इंडिया में सारे हैं, ऑल। आप खुद बताओ सर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, आंसर आ गया सी। देख लो कितना बढ़िया फिगर है, डेविल्स ट्रिक, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एंड दिस वाज इन न्यूज एज वेल। इंडिया ने एमएसपी को ज्वाइन किया है, ठीक है। और अब आप देख लो, द पार्लियामेंट इन 23 हैज अमेंडेड द एमएमडीआर एक्ट, ठीक है, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन द माइनिंग लाइसेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल का लाइसेंस किसके पास है, यहां से हमें पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और ये भी सही है। सो वोंट आई कॉल इट एज एन इजी क्वेश्चन, बताइए क्या ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता मेरे भाई, बिल्कुल ही इजी कैटेगरी में आता है। क्या ये वाला क्वेश्चन इजी कैटेगरी में नहीं आता मेरे भाई, बिल्कुल इजी कैटेगरी में आता है। क्या ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, इजी कैटेगरी में नहीं आता क्या, ठीक है, बिल्कुल इजी कैटेगरी में आता है ना। क्या ये वाला क्वेश्चन इसमें वेट, ये वाला ट्रिक से हो रहा था, फिर उसके बाद क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो नॉलेज पे भी है, प्लस इजी कैटेगरी में नहीं आता, इजी कैटेगरी में आता है ना। तो हर क्वेश्चन की कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किधर को जा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्या है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, और करिए, ठीक है। फाइन, लेट्स मूव अहेड। चलिए, एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, ठीक है, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी एट रिलेटिवली एट अ लोअर रिस्क देन स्टेक होल्डर। देखो अगेन इसने क्यों वर्ड रखा जनरली, क्योंकि इट वांट्स यू टू गेट दिस राइट, और ये बात सही भी है, ठीक है, ये बात तो वैसे भी सही है। अच्छा, वैसे भी स्टेटमेंट वन तो यहाँ पे सही है ना, स्टेटमेंट वन तो सही है कि बॉन्ड होल्डर तो हमेशा सही होते हैं, ठीक है, मतलब बॉन्ड होल्डर्स आर रिलेटिवली लोअर, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इनको पैसा मिलता है। अब देखो, बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स, ठीक है। तो यस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ है ना, ठीक है। तो लेंडर है तो सबसे पहले पैसा वापस करना पड़ेगा इनका, एंड फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर द स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। तो यस, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है ना, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है एंड दोनों ही करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं, तो आंसर इज ए, है ना। द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, ठीक है। बॉन्ड होल्डर्स, बॉन्ड मतलब आप डेप देते हो, ठीक है ना, जबकि स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं, स्टॉक होल्डर्स आप उस पर ओनरशिप होती है, तो अगर स्टॉक नीचे गया तो नुकसान स्टॉक होल्डर का होगा, बॉन्ड होल्डर को तो पैसे देने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट कंपनियां जब दिवालिया होंगी, जब कंपनी की चीजें बिकेंगी, ठीक है, उसकी कुर्सी, टीवी, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, बॉन्ड होल्डर को मिलेगा, ठीक है। देन अगर कुछ बचा कुचा मिला तो स्टॉक होल्डर को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। और यूपीएससी के पेपर में ना स्टेटमेंट ये टू नहीं है, स्टेटमेंट ये देखिए, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट वन एक्सप्लेन स्टेटमेंट टू नहीं, ठीक है, ये गलत है, स्टेटमेंट वन एक्सप्लेन स्टेटमेंट टू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज गलत लिखी गई है, ये चीज यहाँ पे वैसे भी गलत लिखी गई है, ठीक है। सो बोथ टू एंड थ्री आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, बोथ, ठीक है, वन एंड टू आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टूडेंट, ये ठीक है, बोथ टू एंड थ्री आर करेक्ट एंड ओनली वन एक्सप्लेन्स, ठीक है। तो ये चीज सेकंड वैसे भी यहाँ गलत लिखी गई है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही आपके आंसर में ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिया काउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom। अब देखो,
अ वेरी लार्ज, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला, अ वेरी लार्ज। ठीक है, इसका मतलब ही है कि ये चाहता है कि भैया थोड़ा सही हो। अगर एग्जैक्ट बोल देता 244 तो फैक्ट में गलत हो सकता था। खैर आगे देखते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पार्ट इवन ओवरटेकिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और देखो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट नहीं बताया, जानबूझ के लिखा रीसेंट, रीसेंट पास्ट। इट इज एन ओपन एंडेड जनरल वर्ड्स, रीसेंट पास्ट। ठीक है, आए ना। बट थर्ड आप स्टेटमेंट देखो, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either to warn the small investor about the risk of option trading. No regulatory body. इंडिया में स्टॉक मार्केट का कोई रेगुलेटर ही नहीं है। भैया सेबी मजाक है क्या? सेबी मजाक है क्या? देख रहे हो कितना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नो रेगुलेटरी बॉडी, मुझे बताओ। तो पहला क्या है? जनरल स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? जनरल स्टेटमेंट। और थर्ड क्या है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सीधा आंसर आ गया, सीधा आंसर आए ना। थर्ड को क्या है? काट दो बस, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सीधा आंसर आ गया। बताइए क्या है या नहीं इजी क्वेश्चन? मेरी नजर में देखिए इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इवन ये वाला क्वेश्चन भी क्या मेरी नजर में आता है? इजी क्वेश्चन में कैटेगरी में आता है। हाँ ना, बॉन्ड होल्डर एंड इक्विटी होल्डर में। ठीक है, अगेन एक्सट्रीम एंड जनरल स्टेटमेंट से डेविल ट्रिक लगती है। ठीक है भाई साहब, हमारे हंस रहे हैं, हंसने दो। नेक्स्ट, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। नाउ एवरीवन नोज दिस। सर्कुलर इकोनॉमी में ठीक है क्या होता है कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको देन हम रिफर्बिश करके दोबारा यूज करते हैं इस तरीके से, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। यस, क्योंकि आप वही रीयूज करते हो तो उसका जो इनपुट रॉ मटेरियल है वो कम लगता है। ठीक है, न्यू रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन। यस, वेस्टेज कम पे फोकस किया जाता है। ठीक है, और जो भी बचा कुचा होता है दोबारा यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कैसे जापान ने ठीक है वेस्ट यू कैन से मेटल्स वगैरह से मेडल्स बनाए थे। ठीक है, ऑफ द ओलंपिक। तो दोनों ही सही है और पहले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई थिंक ये तो बहुत ही इजी, बहुत ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो सबको पता होगा। सर्कुलर इकोनॉमी इसी मॉडल पे काम करती है। हाँ है ना। ठीक है, कि जो भी आउटपुट का पहले तो कोशिश की जाती है कम से कम वेस्ट हो, और जो वेस्ट बचता है उसको दोबारा इनपुट की तरह यूज किया जाता है, कहीं और यूज किया जाता है ना। ठीक है, दी आइडिया इज मिनिमम से मिनिमम हम यूज करें, आगे बढ़े। ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया। ठीक है, तो आई फील ये देखिए बेसिक सी नॉलेज है सर्कुलर इकोनॉमी में। आई फील ये सब पढ़ते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं, इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ भी तो पढ़ाओगे ना, ऐसे थोड़ी ना मुंह उठा के चले आओगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल रिसीव्स क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस अ गवर्नमेंट इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीव। ठीक है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। नाउ अगेन देखिए ये बहुत ही घिसा पिटा थीम है। ठीक है, फॉर द यू कैन से एनी यूपीएससी एस्पिरेंट, और काफी बार ये कैपिटल रिसीट वगैरह पे पूछा गया है ना। फॉर एग्जांपल जैसे बोरोइंग इज अ लोन, तो लोन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल रिसीव्ड होता है ना। सिमिलरली डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिविडेंड रेवेन्यू का पार्ट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल का पार्ट होता है। तो क्या है? ये भी सही होता है, तो सेकंड इज राइट। ठीक है, सेकंड राइट है तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। भाई इंटरेस्ट जब आ रहा है तो कैसी लाइबिलिटी आ रही है? क्या कोई लाइबिलिटी आ रही है कि वापस देना पड़ेगा? ठीक है, हाँ है ना। सो इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, इसीलिए ना कोई, क्योंकि कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते तो वो रेवेन्यू का पार्ट है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेवेन्यू का पार्ट होता है जो कि लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता। आंसर आ गया, थर्ड काट दो, थर्ड जैसी काट दो, आंसर आ गया। ए इज द पार्ट ऑफ आंसर। आप देखो है ना। तो ए यहां पे भी क्या आ गया? ए एक यहां पे भी पार्ट आ गया। सो यू विल सी 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड 3 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, मैं आपको अब बहुत अच्छी तगड़ी चीज बताता हूं। देखो क्या है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ये भी एक सीक्रेट सा ऐप है, मतलब ये हैक है। हैक क्या? देखो मेरे पेपर में ऐसा आया। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्त, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या था? देखो सेवेंथ से पहले क्या था? सिक्स था। अच्छा सेवेंथ का आंसर क्या आया? ए। ठीक है, किसी के पेपर में सेवेंथ आया है। एट्थ का आंसर क्या आया? ए। ठीक है, डन, यही तो आंसर है बिल्कुल। नाइन्थ का आंसर क्या आया? ए। ठीक है, टेंथ का आंसर क्या आया? ए। और ये मैं श्योर हूं, ये चार ए मैं श्योर हूं। अब खुद दिमाग लगाओ सर, यूपीएससी एग्जामिनर, यूपीएससी एग्जामिनर क्या हर एक में ए थोड़ी ना देगा, कभी तो पैटर्न ब्रेक करेगा। यानी ये मुझे लग रहा है ये चार ए आ चुके हैं।
यानी अब इतनी जल्दी ए नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे अगले में ए को आया, ठीक है, तो आई वुड, ठीक है, प्रिफर समथिंग एल्स। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता 5-6 ए दे दे, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। ठीक, और ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो आगे सही होगा। देखो, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्या नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का पार्ट था? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लॉथ, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, तो देखो स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस तो था ही था ही। ठीक है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, क्या टाइटल्स एंड ऑनर्स वगैरह रिटेन करने, अरे ये तो गिव अप की बात थी, है ना। और फिर देखो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लॉथ, तो बॉयकॉटिंग वगैरह तो ये चल रहा था, फॉरेन क्लॉथ को बैन करेंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, तो 1-2 तो हो गया। ठीक है, एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, तो देखो ऑल 4 हो नहीं सकते, और यहाँ पे देखो ओनली 1 हो नहीं सकते, यहाँ ए में स्पेशली देखो नहीं आएगा। तो अब ओनली 2 एंड ओनली 3 आता है। ठीक है, एंड अब मुझे ये नहीं पता था स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट, तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाई। ठीक है, और मैंने ट्रिक लगाई क्या सर, ये 4 में जनरली 2 वाला सही होता है जनरली। ठीक है, तो मैंने बी लगा दिया, बट इसका आंसर है सी, ये भी सही है। तो देखो यहां ट्रिक फेल करती है, यहां मेरी ट्रिक फेल करती है। बट क्या मैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता? मैं करता भाई। क्यों? क्योंकि सर पहले तो आप 50% तक ले आए हो नॉलेज के बेस पे। भैया मेरी नॉलेज कहती है बॉयकॉट तो हुआ था, मेरी नॉलेज कहती है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस भी था। ठीक है, तो 1 और 4 हो नहीं सकता। और अच्छा, रिटेंशन ऑफ टाइटल, मेरी नॉलेज कहती है नहीं, इनफैक्ट टाइटल्स वगैरह तो गिव अप करे थे, है ना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज, विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ठीक है, तो ये तो था ही नहीं, गिव अप हुए थे ना टाइटल्स, तो गलत हो गया। तो अब मेरी नॉलेज कहती है सर 50% में, और सुमित सर आप 50% में अटेम्प्ट करते हो, तो 50% के बाद अब क्या करें? तो आई प्लेड द ट्रिक। मुझे पंचायत का नहीं पता था कि इसमें स्टैब्लिश हुई थी, बट हुई थी भाई। जो करेक्ट आंसर इज बी। तो अब जाके क्या है, यहाँ पे याद रखो, स्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायत फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, प्रमोशन ऑफ हैंड स्पिनिंग वीविंग, ठीक है, रिनोवेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वायलेंस, सेटअप नेशनल स्कूल्स कॉलेज, ये सब था। जो 2 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शंस, है ना। ठीक है, 2 एंड 4 आर यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज सही होती है। दैट इज वाई ओवर हियर ट्रिक फेल्स, है ना। ठीक है, और दूसरा बॉयकॉट तो वो सब तो था ही। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका, ठीक है, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स फॉरेन क्लॉथ और ये सब तो था ही। तो यहाँ ट्रिक फेल कर गई। बट यहाँ से हमने एक और चीज सीखी, क्या, जो मैं अभी ऊपर आपसे बात कर रहा था, जब आप पैटर्न में देख रहे हो और मेरी ओएमआर में मैंने ए काफी बार भरा है, तो एग्जामिनर ऐसा थोड़ी ना यार सारा आंसर ए देगा, कुछ तो यहाँ चेंज करेगा, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी डी होगा। अब देखो, है ना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, है ना। और सिमिलरली देखो नेक्स्ट में भी, ठीक है, द चांसेस है कि ए की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो, क्योंकि अभी 4 एक साथ आए हैं, 5 एक साथ आए हैं। ठीक है ना। अभी देखो ये ऑप्शन आया, इरिगेशन डिवाइस अराघट्टा की बात करी गई है, ये क्या था? अच्छा, अब मुझे नहीं पता अराघट्टा फरघट्टा क्या था, बट देखो मैं यहाँ पे 1-2 ट्रिक लगाता हूँ और मैं इसका आंसर पहुंचा दूंगा। फर्स्ट चीज याद रखना, मैं आपसे पूछता हूं, देखो यूपीएससी जनरली ना क्या करता है, दिस ट्रिक इज कॉल्ड एज द ट्रिक फॉर कॉमन टर्म्स, कि हमेशा देखो ना, अगर आपको लेटेस्ट से ऑप्शन में लगाना है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज करने के लिए क्या करोगे, राम मोहन लिखोगे, है ना, 4 नाम लिखने, राम मोहन को फिर कंफ्यूज करने के लिए श्याम मोहन कर दोगे, है ना। ठीक है, राइट, फिर आप क्या कर दोगे, ठीक है, राम मोहन श्याम मोहन खेतान मोहन कर दोगे। ठीक है, एंड फिर आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, लेटर से कोई और नाम, कोई अगर कंफ्यूजन है तो लेट से रोहन लिख दिया। तो देखो अगर एग्जामिनर 4 ऑप्शन बना रहा है, तो हमेशा एग्जामिनर क्या सोचेगा कि अगर किसी को मोहन मोहन याद है तो वो राम और श्याम में कंफ्यूज हो जाएगा, खेतान में, तो रोहन विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि मोहन ज्यादातर कॉमन रिपीट हो रहा है। तो यूपीएससी हैज दिस हैबिट, ठीक है, क्या, कि सर वो ना कॉमन टर्म्स में से ही आंसर देता है। सो लुक फॉर मोस्ट कॉमन रिपीटेड टर्म्स, कि भाई अरघट्टा आ गया, मुझे नहीं पता अरघट्टा फरघट्टा क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता, बट देखो यहां पे वाटर बैग मेड अप ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, ठीक है, लार्ज व्हील विथ अर्दन पॉट्स टाइड टू आउटर एंड, लार्जर अर्दन पॉट, लार्ज वाटर बकेट। तो देख रहे हो, लार्ज लार्ज लार्ज, ये वर्ड 3 बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ए वैसे भी नहीं होगा, है ना।
आ रहा है नहीं। फिर लार्जर अर्दन पॉट, हाँ है ना, लार्जर अर्दन पॉट। देखो अगर वो कंफ्यूज करेगा तो वो इसी इन दो में होगा, यानी ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। तो अब मेरे पास क्या हो गया, बी और सी में ऑप्शन आ गया, बी और सी में ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखो। अब मुझे इनमें क्या है, बी और सी में से चूज करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, ठीक है, दैट मेड पुल्ड ओवर अ पुली। ठीक है, यहां क्या, आउटर एंड ऑफ द स्पोक्स। ठीक है, क्या देन क्या, ड्रिवन बाय बुलक्स एंड देन पुल्ड बाय हैंड। तो देखो आउटर एंड ऑफ द विद टाइड टू आउटर एंड ऑफ इट स्पोक, यानी ये भी हैंड वाला है। सो मोस्टली क्या चलना चाह रहा है, वो हैंड से पुल हो रहा होगा। ठीक है, यहां पे भी पुली में हैंड से पुल हो रहा होगा, यहां से भी कुछ ना हैंड वाला हो रहा होगा, एंड यहां बुलक कार्ट वाला हो रहा होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या होगा कि हैंड 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 होगा, लगा दो बी। आंसर इज बी, बुलक वाला अलग से ही दिया हुआ है ना, और आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं ये ट्रिक आपको अभी आगे भी बताऊंगा। ठीक है, लेट्स टेक यू टू अनदर क्वेश्चन जहां पे ये चीज दिखती है। ठीक है, लेट मी टेक, अब देखो ये चीज आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग रोड दिस दिस दिस। अब मुझे तो नहीं पता, बट देखो नाम देखो। ठीक है, महेंद्र वर्मन, सिम्हा विष्णु, नरसी वर्मन और वर्मन। देखा, तो ये बात तो तय है, वर्मन 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 होगा, क्योंकि ये चार से कंफ्यूज कर रहा है। सिम्हा भाई को काट दो। देन अच्छा, फिर और कंफ्यूज कैसे करेगा, वन और टू में कंफ्यूज करेगा, वन वन वाला ही होगा कि क्या पता यार वर्मन, महेंद्र वर्मन, अगर किसी को वर्मन वन याद है, वर्मन वन याद है, तो फिर वो महेंद्र और नरसिम्हा में कंफ्यूज होगा, है ना। तो क्या है, ये भी काट दो। अब बन गया आपका दो, है ना। अब बन गया आपका दो कि भैया महेंद्र वर्मन में भी आप जाओगे या नरसिंह वर्मन में आप जाओगे, है ना। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, देखो। ठीक है, वैसे मैंने जो इसमें लगाया था तो मेरा आंसर गलत हो गया था, क्योंकि मैंने बोला देखो सिम्हा, सिम्हा और सिम्हा की बात कर रहा है, तो ये नरसिम्हा मेरे ख्याल से सी होगा आंसर, तो मैंने सी लगा दिया। ठीक है, बट आंसर वॉज ए। मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरी टेक्निक तो सही बैठी ना, कि मैं 50 पे लाके गलत मार्क कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे केस में जनरली पता क्या होता है, जो फेमस किंग्स होते हैं ना भाई, उनका नाम होता है, महेंद्र वर्मन का ज्यादा नाम फेमस है एज कम्पेयर टू नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो ये किंग्स में ऐसा देखा गया, अशोक अकबर अगर ऑप्शन में है तो यही होते सही। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो द करेक्ट, एनी वेज आपको ये पता होना चाहिए, तो द ट्रिक इज लुक फॉर कॉमन टर्म्स, लुक फॉर कॉमन टर्म्स, है ना। और ये रहा महेंद्र वर्मन, इन्होंने जाके ये लिखी, अब जाके चारों रूलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। महेंद्र वर्मन आपका पालेवा रूलर थे, है ना, जाके एक एक बार एक एक दो दो आप यहाँ पे देख लो, हाँ है ना। ठीक है, ये चीज करो। अब देखिए अगेन ये चीज यहाँ पे बैठती है। ठीक है, कि फाहिम किस में आया था, हालांकि ये तो मुझे पता है, डायरेक्टली पता है, विक्रमादित्य जिसको चंद्रगुप्त टू बोलते हैं, आंसर आ जाएगा, ये तो नॉलेज पे ही आंसर है। बट लुक, यूपीएससी ने जो ऑप्शन भी डाले हैं वो कैसे डाले, है ना, यू विल सी, देखो गुप्ता 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 में है। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है। देन उसके बाद वो क्या कंफ्यूज करेगा, वो कंफ्यूज करेगा नंबर्स में वाले में, कि वन था या टू था, कंफ्यूज करेगा, तो इनमें और इसमें ऑप्शन इज दिस। देन चंद्रगुप्त कुमार गुप्ता में आप मार सकते थे, बट आई फील यार ये तो नॉलेज से कहता है कि भैया ये सबको पता है, फाहिम, ठीक है, राइट, गुप्ता पीरियड में आया था, सीवी टू चंद्रगुप्ता, ठीक है, टू, राइट, विक्रमादित्य भी उसे बोलते हैं, हाँ ना। इस तरीके से तो मैंने ट्रिक भी बनाई है, सीवी टू चंद्रगुप्त टू, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आई फील ये तो नॉलेज वाला इजी सवाल ही की कैटेगरी में आता है, फाहिम किसके में आया था। अब हर एक क्वेश्चन में तो ही ना ऐसा आप ट्रिक बैठा दोगे, क्योंकि ट्रिक का कोई वजूद तो ही ना, सबसे पहले तो नॉलेज है। अब मैं अभी एक अपने फ्रेंड को ये डिस्कस कर रहा हूँ, ने सीधे बता दिया महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, वो आपका हिस्ट्री पढ़ाती है, तो उसने सीधे बोल दिया अरे इसका आंसर तो महेंद्र वर्मन वन है, ये तो मैंने पढ़ा है। मैंने बोला तब तो गेम ही खत्म है ना, अगर तुम्हें नॉलेज से आता है इससे बेटर तो हो ही नहीं सकता। बट आई एम सेइंग कि जिनको नॉलेज नहीं आ रही और थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है, तो देखो दो ऑप्शन में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब आप ये सारे क्वेश्चन खुद करोगे ना, तभी बता सकते हो, है ना। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, पावरफुल मैरीटाइम रूलर ऑफ द मलय पैलेस। अब वी ऑल नो सुमात्रा जावा इन सब के लिए कौन है, वी ऑल नो द फेमस चोलास वर वेरी मच फेमस, जो ये साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में तक कैंपेन कर रहा था, इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट करा था। सो सीधे मार दो चोलास, सोचना ही नहीं है ना। बट यहां से याद रखो, अमोघ वर्षा आज ऑप्शन में पूछा गया है, कल को भाई क्वेश्चन आ सकता है, तो राष्ट्रकूटास का रूलर था। ठीक है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है परता परदुआ, ये काकतिया रूलर था।
ठीक है। विष्णुवर्धन किसको बिलोंग करता था? होयसला रूलर था। तो जाके दो दो लाइन इन रूलर्स के बारे में देखो, कल को ये रूलर्स क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है तो आगे इन पे पूछा जा सकता है। ठीक है, एटलीस्ट किंगडम्स तो बस याद कर लो। ठीक है, और टाइम एक रफली आदिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब ये आया था आपके पास, है ना? ठीक है, तो इसमें क्या है? ठीक है, अब देखो, अगर कुछ नहीं आता तो देखो यहाँ ट्रिक चलती है नहीं, ब्लाइंड। चार है सर, दो ऑप्शन होगा, या तो दो होगा या चार होगा, गो फॉर दो। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज दो। इसमें दो ही है। ठीक है, बट ये देखो फैक्ट वाला सवाल है। असम का गोदावरी, काम्बोजा, विपास, अवंती महानदी। अब देखो, अवंती मुझे पता है वो एमपी वगैरह में है, और महानदी हमें पता है छत्तीसगढ़ वगैरह और आगे ये उधर जाती है, उड़ीसा वगैरह साइड में जाती है ना? ठीक है, तो ये चांसेस कम है ना? तो ये आप क्या है, काट सकते हो। तो ऑल फोर तो नहीं होगा, क्योंकि अवंती महानदी होता है। और यूपीएससी की एक और आदत होती है, जनरली वो एक ना एक गलत ऑप्शन देता है, तो ऑल फोर भी जनरली सही होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, फिर एक, जब मुझे पता चल गया तो मैंने सोचा कहीं ये इधर इधर एक्सचेंज होगा, दो होगा, मैंने तो बी लगाया, और भाई इसका आंसर देखो बी है। ठीक है, इसका आंसर बी है, क्योंकि अमसका ये ओनली महाजनपद जो कि डेक्कन में थी। ठीक है, और गोदावरी रिवर के पास में थी, रिमेंबर दिस। सिमिलरली काम्बोजिया, काम्बोज आपकी, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में है, और ये, ठीक है, इट्स नॉट ऑन, यू कैन से द नॉट, इट्स नॉट ऑन विपास जो कि बियास रिवर है। काम्बोज जो आपकी है ये झेलम वगैरह के आसपास है। ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर कोसाला जो है ये सरायू रिवर के पास है, दिस इज इन यूपी। ठीक है, और अमसाका गोदावरी में। एंड अवंती जो है देखो शिप्रा रिवर के पास है, नॉट महानदी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। एंड काम्बोजा आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आता है, बियास रिवर पे नहीं आता। ठीक है, तो ये ना काम्बोजा रीजन इज इन झेलम रिवर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान उधर साइड में आता है। ठीक है, तो काम्बोज आपके, ठीक है, जो ये इस टाइप की जनपदा थी। ठीक है, और रिवर कौन सी थी? ठीक है, तो देखो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों के रिवर, ठीक है, अमसका गोदावरी, ठीक है, काम्बोजा आपका झेलम, ठीक है, एंड अवंती आपका शिप्रा, ठीक है, एंड कोसाला जो थी सरायू। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। बट डेविल्स ट्रिक देखो, यहाँ पे भी ये बंदा हंस रहा है। ठीक है, बिकॉज इट वांट्स टू से कि भैया दो ऑप्शन वाला है आंसर। लगता है भाई, लग गया, मार दो सीधे, है ना? अब देखो यहाँ पे ये ट्रिक फिर से देखो, गांधार वाली फेल होती है। अब ये आया गांधार महाविद्यालय और म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल सेटअप बाय विष्णु दिगंबर पुलसगर। अब नॉलेज पता है तो सही है, नहीं पता तो देखो कैसे। क्योंकि देखो मैंने कहा अगर वो कंफ्यूज करेगा तो आसपास के दो रीजन से कंफ्यूज करेगा। अब दिल्ली है, ग्वालियर एमपी में आता है, उज्जैन भी एमपी में आता है, और लाहौर तो अलग ही हो गया, है ना? तो एमपी एमपी मैंने सोचा आंसर बी या सी में से होगा, मैंने सोचा ग्वालियर लगा देता हूँ, ग्वालियर लग रहा है, लगा दो, आंसर है लाहौर। ठीक है, तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, स्टिल मैं नेट तो पॉजिटिव में हूं ना, जो मैं अपनी कॉमन टर्म्स वाली ट्रिक पे खेल रहा हूं। ठीक है, तो ये तो मैं नेट पॉजिटिव पे हूँ, है ना? तो सही हो जाएगा। फिर अशोका इंस्क्रिप्शन में प्रदेश इसका राजू का युक्ता, अब ये तो सीधे सवाल एनसीईआरटीज वगैरह में डायरेक्टली दिए हुए हैं। राइट, ये आपका सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, है ना? ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ डायरेक्ट सवाल। ठीक है, जैसे अच्छा, विष्णु दिगंबर पुरस्कार, ये वही वाला है जिसको जान लेना। ठीक है, इसके बारे में जस्ट रीड इट। ठीक है, ये हो गया। एंड ये रहा जो आपके वेरियस ये जैसे प्रादेशिका, राज्य का युक्ता, है ना? तो जाके देखो, जैसे प्रादेशिका वॉज द डीएम, है ना? ठीक है, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अंडर द चार्ज ऑफ राजूकास। ठीक है, युक्ता वॉज जूनियर ऑफिसर। ठीक है, तो ये सब चीजें बताओ, जैसे लैंड एंड असेसमेंट करते थे, टूर्स करते थे, ये सब चीजें करते थे। ठीक है, सो प्रादेशिका, राजूकास, युक्तास। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर दीज ऑफिसर्स। ठीक है, एंड जैसे देखो राजू का, सॉरी, राजू का कंपेयर टू मॉडर्न कलेक्टर्स। ठीक है, तो राजू का मॉडर्न कलेक्टर थे, युक्ता एक जूनियर ऑफिसर था, है ना? तो इन सब में क्या है, आज जाके देखो। ठीक है, टैक्स कलेक्शन और ये सब चीजें करते थे, धम्मा प्रीच करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो ये मैंने आपको अच्छे से लिख के दे दिया। ठीक है, प्रदेश का वॉज अ और आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। राजू का वॉज अ जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, एंड युक्ता वॉज अ सबऑर्डिनेट क्लर्क। और ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फाइन, ऑल राइट।
तो ये चीज, अब ये देखो नॉलेज का सवाल है, ये एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा, अब जो भी ये पढ़ा होगा तो ये मार देगा, ठीक है। नेक्स्ट, with respect to non-cooperation movement, the Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate means, by all legitimate and peaceful means to be its objective, ठीक है। राइट, स्वराज का गोल हो गया, ठीक है, यस, है ना, ठीक है, बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, ठीक है। एंड इट वाज टू बी implemented in stages with the civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage as Swaraj did not come and years to power। तो देखो ये भी सही है, ठीक है, द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, ठीक है। अब देखिए ए तो मुझे पक्का पता था, अब जैसे ही मुझे ए पता है तो मैं ये काट दूंगा, ये मैं काट दूंगा। देखो दो आप कह सकते हो कि सर ऑल है, भाई पूरा तो पढ़ो, लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स है ना, अगर वो सिर्फ ऑल मीन्स लिख देता मैं तुरंत काट देता इसको। तो जब आंसर ए और सी में से एक होगा, है ना, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस, है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एंड इसके बारे में जस्ट गिव दिस अ रीड, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड वेरियस फेजेस में बात करी गई थी, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड ठीक है, लास्ट फेज के यहाँ पे ये बात है, तो जस्ट गो एंड रीड दिस, इसको पॉज करके प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड कैसे जो कांग्रेस का प्रोग्राम है, इट वाज एंडोर्स, जो आपका वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इट वाज एंडोर्स्ड एट द नागपुर सेशन, है ना। एंड सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, से मतलब अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, ये बोला गया, है ना। एंड इट ऑल्सो कमिटेड इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, ठीक है, सब चीजें के बारे में पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाटो का पार्ट है, ठीक है। नाटो का देखिए कौन सा पार्ट है, ठीक है, ओनली 3, ठीक है, ओनली 4, ओनली 5, ऑल 6, ठीक है, ये चीज है। अब वैसे ये क्लियर कट क्या है, ठीक है, आपको न्यूज में था, दिस वॉज ए न्यूज फॉर द सिंपल रीजन इज दैट स्वीडन ने ज्वाइन किया था, स्वीडन हैड ज्वाइंड इट, ठीक है, तो इसलिए न्यूज में था, ठीक है, इसलिए दिस वॉज ए न्यूज, ठीक है। बट नाटो के आप मेंबर्स की देखो आपको यहाँ पे ट्रिक बना के लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। एक एक बार देखो आपको मेंबर पता होने चाहिए, और स्पेशली आई वुड से कौन से मेंबर नहीं है, ठीक है, कौन से मेंबर देखिए यहाँ पे नहीं है, ये चीज देख के जरूर है ना। अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है, तो आपको नेटो दिख जाए, ठीक है, राइट। एंड यू विल सी दैट जैसे ऑस्ट्रिया इज, आई थिंक, इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है, राइट, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, यस, ऑस्ट्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। सिमिलरली सर्बिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, है ना, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ये लोग न्यूट्रल कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया, ठीक है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4, ठीक है, दिस इज द आंसर इज, ठीक है, राइट। एंड नाटो वॉज ए न्यूज, ठीक है। अब नाटो पे देखिए अब आ चुका है, तो पढ़ लो, तो 1949 में बना था, हेडक्वार्टर का है ब्रसेल्स, बेल्जियम, ठीक है, मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस या कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। एंड करेंटली देखो 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, एंड लेटेस्ट आफ्टर फिनलैंड इन 23 स्वीडन हैज ज्वाइन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 24, दैट इज व्हाई इट वाज आस्क्ड इन 25, ठीक है। एंड देखो 12 ओरिजिनल मेंबर्स है, इसको तो देखो पढ़ के जाओ, ठीक है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, ठीक है, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस, इन लोगों ने मेंबर किया, ठीक है। देन उसके बाद 24 में स्वीडन आया, तो याद रखना सर्बिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है, ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर, स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर, ये नहीं आते, है ना, ठीक है। इस तरीके से सब आप देखोगे, टर्की, अब आप मेन मेन देखो यहाँ पे देखे जाओ, टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो, है ना, इस तरीके से आप देखो, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है, ठीक है। स्वीडन अभी आ चुका है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, सब तो पता ही है, स्पेन, स्लोवानिया, ठीक है, जितने भी है, पोर्चुगल, तो आप देखो कौन कौन नहीं है, ठीक है। सर्बिया मेंबर नहीं है, ठीक है, अभी हमने देखा, और आपका स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है, ठीक है, राइट, इस तरीके से ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है, ठीक है। तो विच यूरोपियन स्टेट्स आर नॉट अ मेंबर, हमें इसको देखना चाहिए रादर देन विच आर अ मेंबर। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे नोट बना दिया है, आप इसको कर सकते हैं। तो देखो ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, माल्टा, ये लोग तो न्यूट्रल है, तो ये यूरोप के, या अलाइन नहीं है किसी से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आईएएस बनोगे तो माल्टा मिलेगा, आईएएस बनोगे तो माल्टा मिलेगा, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, माल्टा, यूरोप के ही नहीं है। फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स है, ठीक है, ये भी नहीं है,
ठीक है, जैसे एंडोरा, मोनाको, सैन मारियो, लाइचिस्टन, वेटिकन सिटी, ये लोग भी नहीं है। ठीक है, लाइक छोटे छोटे एंडोरा, मोनाको खा लो, सैन मारियो खेलते हैं ना, मैरियो बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे बच्चे वाले सिटी, लाइचिस्टीन, वेटिकन सिटी तो स्मॉलेस्ट कंट्री है, ये सब चीजें नहीं। फिर कंट्री जो रशिया के साथ अलाइंड है, फॉर एग्जाम्पल बेलरूस, रशिया, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर ईस्टर्न यूरोपियन में बाल्कन जो आउटसाइड है, ठीक है, तो याद रखना एसके बॉस, एसके बॉस, एसके इज मेरा नाम, सुमित कपूर बॉस, सर्बिया, कोसोव एंड बॉस्निया एंड हार्वेनिया। ठीक है, तो नॉट अ मेंबर। ठीक है, एंड देन सर्बिया नहीं है एंड कोसोव भी नहीं है। ठीक है, एसके बॉस तो याद रखना, आईएस खाओगे माल्टा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रो स्टेट्स लाइक एंड्रो, मोनाको, सैन मैरियो, लाइचेस्टीन, वेटिकन। ठीक है, और ये तो अब आप देखो यहाँ पे बॉस्निया वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एसके बॉस। ठीक है, सर्बिया, कोसोव, बॉस्निया ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल में आईएस खा के माल्टा मिलेगा, आईएस आर न्यूट्रल। आयरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, माल्टा, ठीक है, ये नहीं है। और माइक्रो स्टेट जो छोटे छोटे मेंबर्स है, ठीक है, एंडोरा, मोनाको, सैन मैरियो, लाइचेस्टन, वेटिकन सिटी, और कंट्रीज अलाइन विद रशिया जो कि आपका बेलारूस वगैरह। बाकी सब 32 के 32 आपके यहाँ पे मेंबर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मोनाको है, नॉट मॉन्टीग्रो, मॉन्टीग्रो है, ये ध्यान रखना, मॉन्टीग्रो है, देखो कंफ्यूजन ऐसे ही होता है कि मॉन्टेग्रो है या नहीं है। ठीक है, याद रखना, बॉस्निया, सर्बिया, एसके बॉस ये नहीं है। ठीक है, फाइन। तो इसी के साथ आई फील 1 घंटे का डिस्कशन होता है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। अभी शुरू में तो थोड़ा हम धीरे डिस्कस कर रहे हैं, बट डोंट वरी, इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एंड पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ, विल टेक इट फ्रॉम हियर। ठीक है,